Hello and welcome you all in your history class. So today your session is based on the British policies. So under the chapter that is British policies and their impact. So today's session we will be discussing about the administration of Britishers. तो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था, द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, हम उसको पढ़ेंगे. तो एट द स्टार्टिंग हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट. सो लेट वी स्टार्ट. So as we know, the Battle of Plassey in 1757 and the Battle of Buxar in 1764 were held and strengthened the power of the Britishers in India. So as we know, the East India Company has established for the trade only. But during the time, during the interval of the time, they have started to interfere in the political and the social affairs in India. सो जिस तरीके से आप देखें कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने इंडिया के जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं और जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें ये इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज को कंक्वर करते चले जाते हैं और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर जो ब्रिटिश थे, सबसे पहली बात तो आफ्टर द बैटल ऑफ द बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, ये यहाँ पे टेरिटरीज को एक्सपेंड करते हैं, उसका एक्सपेंशन करते हैं. अब उन टेरिटरीज को, जो भी ये टेरिटरीज जीतते जा रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी था. तो जिस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बिल्ड और एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया और कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इन द इंडियन टेरिटरीज व्हिच वाज रूल्ड बाय द कंपनी. Then they designed the policies. अब उसमें कई सारी पॉलिसीज को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. नो डाउट अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाना है या एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लेना है तो पॉलिसीज को बिल्ड करना ही पड़ेगा, पॉलिसीज को आपको इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी. सो ब्रिटिशर्स हैज स्टार्टेड टू फ्रेम आउट द पॉलिसीज टू कंट्रोल ओवर एंड एडमिनिस्टर द टेरिटरीज बाय द कंपनी. सो अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्यों तैयार किया? व्हाट आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स? तो उसके तीन ऑब्जेक्टिव थे. तीन ऑब्जेक्टिव यानी तीन कारणों से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया. तो सबसे पहली बात तो बिकॉज इट इज द ट्रेडिंग कंपनी, तो वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती थी, टू इंक्रीज ट्रेड प्रॉफिट. ठीक है, बिकॉज इट इज द ट्रेड कंपनी दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज द ट्रेड. वो अपने ट्रेड के जो प्रॉफिट्स थे, ट्रेड के माध्यम से जो भी प्रॉफिट हो रहे थे तो उसको वो बढ़ाना चाहती थी. देन द सेकंड एंड इज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टेरिटरीज दे वांट. तो जो भी टेरिटरीज ये जीतते जाते थे, कॉन्कर करते जाते थे, उससे भी प्रॉफिट लेना, टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम टेरिटरीज. तो जो टेरिटरीज ये जीतते जाते थे उस टेरिटरीज से प्रॉफिट लेना बाय द रेवेन्यू कलेक्शन. मैं इसके आगे आपको बताऊंगा. और तो तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू strengthen the company's framework, to strengthen the company's control. तो जो कंपनी का जो कंट्रोल था इन इंडिया, ठीक है, जो भी टेरिटरीज इन्होंने जीत ली थी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूत बनाना. तो बेसिकली दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बाय टू बिल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और टू री इंट्रोड्यूस द एडमिनिस्ट्रेशन इन स्ट्रक्चर. तो जो स्ट्रक्चर बनना था एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके तीन ऑब्जेक्टिव्स ये थे. सबसे पहला, बिकॉज ये ट्रेडिंग कंपनी थी तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना, जो टेरिटरीज ये कंक्वर करते चले जाते थे उसको अपने अंदर कंट्रोल करके उससे प्रॉफिट कमाना, और तीसरा अपनी पावर को इंडिया में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. तो दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स टू स्ट्रक्चर, टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स और द कंपनी. मैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी यूज कर सकता हूं, आपको कंपनी भी यूज करूंगा. तो अब मैंने इसके पहले आपको बताया था ड्यूरिंग द, अगर बंगाल की बात करते हैं नवाज सिराजुद्दौला की, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी उसके जो ऑफिशियल्स थे वो मिस रूल कर रहे थे. मैंने आपको बताया था कि ये करप्शन करने लगे थे और एक कंपनी का तो ट्रेड अलग से चल ही रहा है,
कंपनी का ट्रेड अलग से चल रहा है, बट उसके साथ साथ दे हैव स्टार्टेड द प्राइवेट ट्रेड एज वेल। तो वो अपने खुद से ही इंडिविजुअल ट्रेड और प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन जो हो रहा था इनका बढ़ता चला जा रहा था। ये अपना अलग टैक्स ले रहे थे और कंपनी को अलग टैक्स मिल रहा था। तो इससे करते करते क्या हुआ कि जब इनका इंडिविजुअल टैक्स बढ़ने लगा, इंडिविजुअल जो इनका प्रॉफिट ज्यादा होने लगा, तो कंपनी को क्या होने लगा, लॉस होने लगा। तो इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये जो चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो करप्शन हो रहा था, इनकी जो कंप्लेंट होती है अब वो कहां पे हो जाती है, इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, वहां पर इनकी कंप्लेंट होती है। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है कि इनके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है और इनके जो सिस्टम है, इनकी जो पॉलिसीज है या इनका जो काम करने का तरीका है कंपनी को, उसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ जाती है। देन इसीलिए कंपनी क्या करती है कि 1773 में कंपनी के ऑफिशियल्स के वर्क को रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट द ऑफिशियल्स वर्क, the British Parliament introduced the Regulating Act in 1773। तो 1773 में वो एक रेगुलेटिंग एक्ट क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है, ये पास करती है, टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रिटिश या कंपनीज ऑफिशियल इन इंडिया। तो इंडिया में किस तरीके का वो काम करें या उनको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है। रेगुलेटिंग नाम से ही पता चल रहा है, टू रेगुलेट, रेगुलेट मतलब टू कंट्रोल और टू सी आउट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसके जो बेसिक फैक्ट्स थे वो कौन कौन से थे। पहला कि कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू अफेयर्स, ठीक है, ये तीन, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स, ये जितने भी इन तीन, सिविल की बात करें, मिलिट्री की बात करें या रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्शन, ठीक है, राजस्व जिसको बोलते हैं, राजस्व। तो इन तीनों से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनीज के पास अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में बैठी थी उसके सामने प्रूव करना, उसके सामने प्रेजेंट करना। तो पहली बात तो ये हो गई। रेगुलेटिंग एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाहे वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स जो अभी कंपनी के पास में थे उसको ब्रिटेन पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठी है उसके सामने प्रूव करना, उसके सामने रखना, ठीक है। देन सेकेंड इज गवर्नर जनरल। अब यहां पर एक नाम आता है गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना, यानी कि जितनी भी टेरिटरीज आपकी कंपनीज के अंडर में थी उसके ऊपर गवर्नर जनरल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया। अब देखिए यहाँ पे देन ये जो गवर्नर जनरल था इसके 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स के साथ, 4 काउंसिल मेंबर्स, यानी कि इसके साथ 4 सदस्य और इसके साथ इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना, साथ में उसके साथ द 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल वर आल्सो इंट्रोड्यूस। किस लिए, अब वो किस लिए इंट्रोड्यूस करना, ताकि जितनी भी टेरिटरीज कंपनी के अंडर में है, उसको सुपरवाइज करना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना। तो बेसिकली बॉम्बे एंड मद्रास, तो बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें गवर्नर और ये उसके 4 काउंसिल मेंबर्स उसको सुपरवाइज करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को देखेंगे विच आर हेल्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी कैसा काम कर रही है उसको सुपरवाइज करना और एडमिनिस्ट्रेशन इन 2 प्रोविंसेस में बॉम्बे और मद्रास में कैसी चल रही है देन उसको सुपरवाइज करना और रिपोर्ट किसको करना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। देन अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, टू एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। उस समय कोलकाता को कलकत्ता बोला जाता था, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना, एस्टैब्लिश करना, वो भी इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल था। एंड टू कंट्रोल एंड करप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि अभी जिस तरीके से इंडिविजुअल ट्रेड चल रहा था कंपनी के ऑफिशियल्स के थ्रू उसको भी कंट्रोल करना। देन इसको कंट्रोल करने के लिए अब कंपनी ने डिमांड की, क्या डिमांड की, जितने भी ऑफिशियल्स हैं यानी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे उनके किए गए सारे कामों की रिपोर्ट लेना, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में उसका पूरा प्रूफ लेना कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी आपने कैसे बनाई है,
इंडिया में, वो भी आपको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए, उन ऐसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो ब्रिटिश के थे उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इतने सारे बनाए गए रेगुलेशन, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाए गए। देन उसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के का नाम दिया। बट होता क्या है, दिस रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया वो डिफेक्टिव माना गया, यानी इसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे। अब इस डिफेक्ट के चलते क्या हुआ, इस डिफेक्ट के चलते हुआ कि ये हो गया फेल्ड, ये हो गया फेल्ड। देन अब क्या होता है, अच्छा एक फेल होने का एक मैं कारण बता देता हूं कि ये तो बोला कि फेल हो गया, लेकिन आज के फेल होने का कारण क्या था। लुक यहाँ पे क्या था, गवर्नर जनरल, क्योंकि इंडिया में अपॉइंट किया, उसके साथ ही जो 4 काउंसिल मेंबर्स थे, ठीक है, 4 काउंसिल मेंबर्स थे, ये हो जाते हैं करप्ट, ये हो जाते हैं करप्ट। किसके साथ, उन ब्रिटिशर्स के इंडिविजुअल ट्रेडर्स के साथ, ठीक है, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उनके साथ, और उसको भी करप्ट हो जाते हैं और खुद भी करप्ट हो जाते हैं, जिस तरीके से एक बेहतर सुपरविजन उनके ऊपर नहीं हो पाता और इसीलिए ये फेल हो जाता है। देन इसीलिए आफ्टर द फेलियर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, तो एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट। उसके फेलियर पे, उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है आपका, और वो कब आता है आपका, 1784 में। सो इन 1784 द पिट्स इंडिया एक्ट इज इंट्रोड्यूस। अब होता क्या है कि जो ब्रिटिश आपके होते हैं पीएम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उस समय कौन होते हैं, पिट, ठीक है, जिनका नाम था विलियम पिट, पूरा नाम लिख देता हूं मैं। तो विलियम पिट जो कि पीएम थे ब्रिटेन के, ठीक है, हु वाज इंट्रोड्यूस्ड पिट्स इंडिया एक्ट इन 1784, किस लिए, टू कवर द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स दैट वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब इन्होंने अभी तक जो गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट में जो केवल गवर्नर जनरल बैठाया था, अपॉइंट किया था, उसके साथ 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉम्बे एंड कलकत्ता और मद्रास, सॉरी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठाया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक यूनिट को इन ब्रिटेन में बैठाया या इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये सुपरवाइज करेगी कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को सुपरवाइज करेगी, कहां पर, ब्रिटेन में बैठकर। लेकिन अब ब्रिटेन में बैठा है तो फिर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारी जानकारी कैसे पहुंचेगी, क्योंकि अब इसने जो गवर्नर जनरल था उसको एज अ कमांडर इन चीफ, ठीक है, सुप्रीम कमांडर अपॉइंट किया, एज अ सुप्रीम कमांडर इन चीफ। तो एज अ, इसको ज्यादा पावर दे दी गई, गवर्नर जनरल को अब ज्यादा पावरफुल बनाया गया, और इट इज एक्ट एज अ सुप्रीम कमांडर इन चीफ इन इंडिया। तो जो भी आपके सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू अफेयर्स होंगे वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल उसको सुपरवाइज करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। दैट्स व्हाई उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया जाता है, ठीक है। देन एडिशनल पावर्स भी इसको प्रोवाइड कर दी जाती है टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन मद्रास एंड बॉम्बे। देन उसके साथ में अगर देखें तो गवर्नर जनरल को इतना अधिकार और दिया जाता है कि अगर जो 4 मेंबर्स जो अभी तक करप्शन का काम कर रहे थे, वो चाहे तो उनको ओवर रूल भी कर सकता है, उनको बेदखल भी कर सकता है उनके अधिकार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है पिट्स इंडिया मूवमेंट में, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। देन इसके बाद चार्टर एक्ट। अब देखिए आपके 3 चार्टर एक्ट आए थे। चार्टर एक्ट 1813 20-20 साल में आए। अच्छी बात यह कि आपको याद करने में आसान होगा। 1813 देन 1833 देन चार्टर एक्ट 1853। तो ये 3 चार्टर एक्ट एक के बाद एक आए, आसान है याद करना। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। तो 20 ईयर्स में आए। और व्हाट वाज द चार्टर एक्ट? चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? टू कर्ब आउट द पावर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की पावर को बढ़ाना और भी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब पहला जो चार्टर एक्ट था विच वाज इंट्रोड्यूस इन 1830, तो इसमें
एंड द मोनोपोली एंड द ट्रेड मोनोपोली। तो कंपनी की जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली, उसको खत्म कर दिया। आपको पता होगा कि कंपनी केवल 5 साल के लिए पहले आई, उसके बाद उसको 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देन उसके बाद यह भी बताया गया था उस समय कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही ये अधिकार रहेगा, राइट रहेगा कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो चार्टर एक्ट 1813 आया था, 1813 आया, उसमें कंपनी की जो मोनोपोली थी कि केवल हमें ही ट्रेड करने का अधिकार है, उसको खत्म कर दिया गया। अब ये अधिकार किसको दे दिया गया? जो ब्रिटिश के दूसरे सिटीजन्स थे, यानी कोई भी सिटीजन जो ब्रिटेन का है वो इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकता है, ट्रेड स्टैब्लिश कर सकता है विद द इंडियंस। तो ये मोनोपोली खत्म कर दी गई। बट इसका एक लिमिटेशन ये था कि जो टी, असम वगैरह में जो टी होता था, टी प्लांटेशन होता था, उसकी मोनोपोली अभी भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में थी। यानी कोई भी सिटीजन बाकी सारी जगहों पर तो ट्रेड कर लेगा, लेकिन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया उसके साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये मोनोपोली तब भी कायम रहती है। बट 1833 में इसको भी विथड्रॉ कर दिया जाता है। द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विथ द टी प्लांटेटर्स, उसको भी हटा दिया जाता है। तो अब मोनोपोली इसकी खत्म हो गई। देन 1853 में जो आता है कि पूरा का पूरा 1853 में अब पूरे की पूरी मोनोपोली खत्म हो जाती है। अब ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश इंडिया कहलाने लगता है। इट मीन्स कि ये अपने पावर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ब्रिटिश पार्लियामेंट स्ट्रेंथ इट्स कंट्रोल इन इंडिया। तो इसलिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो इंडिया में अपनी पावर को स्ट्रेंथ और प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली दीज आर द चार्टर एक्ट्स, द 3 चार्टर एक्ट्स, और हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसीज थी। ठीक है, पास जो करवाया था मोनोपोली एंड करना, केवल ट्री प्लांटेशन के ट्रेड को छोड़कर। देन सेकंड में उसको भी हटा दिया गया। एंड तीसरे में ब्रिटिश पार्लियामेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना टू कंट्रोल इन इंडिया। सो दीज आर द चार्टर एक्ट्स। नाउ द फ्रेमवर्क और द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एजेंसीज कौन कौन सी थी? एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंसीज। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ एजेंसीज का होना जरूरी है। तो ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस किया डिफरेंट, तो उसमें था आपका पहला सिविल सर्विसेज, ठीक है, जिसको आज हम आईएएस के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आज हम बोलते हैं। उससे पहले जो है ये सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज। देन सिविल सर्विसेज में को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। देन उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज एंड एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज। अब उसकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टैब्लिश किया इन कलकत्ता 1801। तो 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज टू ट्रेन द सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स। तो सिविल ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए 1801 में कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की गई, जिसको फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो द ईस्ट इंडिया कॉलेज, ईस्ट इंडिया कॉलेज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई टू ट्रेन द सिविल ऑफिसर्स, ठीक है। देन 1853 में, इसके पहले जो है याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि 1853 के पहले जो इसका आपके जो मेंबर्स थे या उसके ऑफिसर्स थे वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था। लेकिन 1853 में क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए। अगर आपको 1853 की पहले बात बताऊं कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं था, केवल ब्रिटिशर्स को ही अलाउ था, ठीक है, और उसको अपॉइंट करने वाला था आपका गवर्नर जनरल। लेकिन 1853 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने लगते हैं, बट इसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो इंडियंस के पास नहीं होती है। यानी कि इंडियंस को अभी भी 1853 की बात कर रहा हूं, अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कि सिविल सर्विस था उसमें बैठने की आजादी नहीं थी, यानी वो लोग इसमें नहीं बैठ सकते थे। देन उनको इससे दूर रखा गया। देन अब उसके बाद अगर देखें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होगा। आज भी हम जैसे डीएम बोलते हैं, और ये था कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो उसके ऑफिशियल्स थे उसके हाथ में कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड इज अपॉइंटेड एज द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देन द सेकंड वन इज आर्मी, और दूसरा जो आपका
एजेंसी था वो आर्मी था। अब आर्मी क्यों था? बिकॉज किसी भी कंट्री के ऊपर, टेरिटरीज के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत पड़ती है। सो इट इज द एजेंसी विच वाज एसेंशियल टू कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज विच वाज गेन्ड बाय द कंपनी। देन अब उसके बाद इसके ऑफिशियल्स, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट था, दूसरा कंक्वर करना, टू कंक्वर द न्यू टेरिटरीज, नई टेरिटरीज को जीतना, कॉन्कर करना। अब उसको जीत लिया है तो उसको बचा कर रखना, ठीक है, उसको गार्ड करना, यानी उसको प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश टेरिटरीज। और तीसरा हो गया सुप्रीम, अगर आप बात देखें जो भी चीजें हो गई, तो जो इंटरनल रिवॉल्ट हो रहे उसको सप्रेस करना, टू सप्रेस इंटरनल रिवॉल्ट। जब आप किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोपेंगे तो वो रिवॉल्ट करेगा, और उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए इस आर्मी का गठन स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था। और अब बात करते हैं जो ब्रिटिश कंपनी में जो सोल्जर्स थे, जो ब्रिटेन में जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उनको हम सिपॉइज बोलते थे। क्या बोलते थे? सिपॉइज, ठीक है। और बेसिकली ये सिपॉइज कहां से रिक्रूट होते थे? यूपी, बिहार एंड झारखंड। तो देखिए आर्मी क्यों? किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है, उन्होंने इसीलिए स्टैब्लिश किया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू कंक्वर द न्यू टेरिटरीज, नई टेरिटरीज को जीतना। देन जीत लिया है तो उसको गार्ड प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्ट करना इन्वेडर्स थे या दूसरे राजाओं से। देन थर्ड वन इज इंटरनल रिवॉल्ट को सप्रेस करना, बगावत जो होती थी उनके खिलाफ उसको सप्रेस करना, उसको दबाना। और जो इंडियन सिपॉइज, जो इंडियन आपके सोल्जर्स थे उनको सिपॉइज बोलते थे, और वो कहां से रिक्रूट होते थे? वो यूपी, बिहार और झारखंड से होते थे। देन तीसरा है आपका पुलिस। एक बेटर गवर्नेंस के लिए लोकल लेवल पर पुलिस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट पुलिस फोर्स को इस्टेब्लिश किया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट पुलिस फोर्स को इस्टेब्लिश किया। और होता क्या था कि ये जो फोर्स है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी। देन इस डिस्ट्रिक्ट को अगर डिवाइड किया गया तो हर डिस्ट्रिक्ट में थानाज होते थे, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में थानाज होते, और थाना का जो आपका हेड था वो होता था दरोगा, जिसको आज हम सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन ये जो दरोगा था, अब ये तो बात हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई थाने होंगे और हर थाना में एक दरोगा होगा जो कि हेड होगा उस थाने का। देन अगर आप टाउन की बात करें या सिटीज की बात करें तो उसमें कोतवाली होगी, और कोतवाली का जो हेड होगा वो कोतवाल होगा। देन उसके बाद जो है आपके जो दूसरे लोग होंगे वो होंगे चौकीदार। देन उसके बाद जो है छोटे लेवल पर चौकीदार हुआ करेंगे, ठीक है। और बाद में जाके इसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट भी आगे चलकर अपॉइंट की जाती है। सो ये फ्रेमवर्क है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। देन अगर आप बात करेंगे जुडिशरी की, तो जुडिशरी का मतलब होता है न्याय व्यवस्था, न्यायालय, ठीक है। तो वैरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, वैरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस दोनों ने सिविल और क्रिमिनल कोड, तो सिविल, अगर मैं जुडिशियरी की बात कर रहा हूं यानी न्याय व्यवस्था, तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की, ठीक है, इन इंडिया। उन्होंने ये बोला कि जुडिशरी भी होनी चाहिए, तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात आती है। और 1833 में लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। लॉ कमीशन क्या करेगा? ये जो लॉ कमीशन है ये इंडिया में लॉ बनाएगा, ठीक है। और वो जो लॉ है वो बताएगा कि इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। उन्होंने चाहा कि ये जो कानून होगा ये सबके लिए एक होगा, हर कोई कानून के सामने एक होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देन इसी के चलते इन्होंने इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ये एक लॉ कोड को स्थापित किया कि यानी भारत में, इंडिया में जो आपका लॉ व्यवस्था कैसी होगी? अंडर विच आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के अंदर होगी, जिसमें सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारे के सारे कानून स्थापित किए गए हैं कि इंडिया में कौन कौन से लॉ, जैसे क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज, ठीक है, ये होंगे। तो ये आईपीसी, इंडियन पेनल कोड हो गया। देन इसके आगे आपका बनेगा सीआरपीसी, क्रिमिनल पेनल कोड बनेगा, ठीक है। देन तो रूल ऑफ लॉ के नजरिए से इक्वल लॉ बिफोर लॉ का जो है आपको
प्रिंसिपल दिया गया, इसके चलते जो है जुडिशरी भी स्टैब्लिश की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टॉक्ड और वी हैव लर्न मच अबाउट दिस सेशन, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के थ्रू कैसे शुरुआत होती है, आज हमने इसको डिस्कस किया। सो बेसिकली इन your chapter, that is British policies and their impact, it was the first video or the first part, ठीक है, जिसमें हमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका फ्रेमवर्क पढ़ा। इन द अपकमिंग वीडियो और लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिसीज, द रेवेन्यू पॉलिसीज, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल बी कमिंग बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।